ये छोटे बच्चे 5 से 5 घंटे से रुके। हाँ, टाइमर लगा के रखा है क्या? भारत के हवाई अड्डों पर 3 दिसंबर को जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। बिल्कुल। हजारों लोग फंसे हुए, फ्लाइट्स की कतारें कैंसिल हो रही हैं, कोई अपनी शादी के लिए भागा जा रहा है, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए, किसी का इम्तिहान है। और अचानक सब कुछ ठप। हाँ, 4 दिनों तक यही हाल रहा। अब देखिए, पहली नजर में लगता है चलो भाई कोहरा होगा या कोई तकनीकी खराबी होगी। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर ये पूरा संकट, ये पूरी अफरा तफरी जानबूझकर पैदा की गई हो। आज हम इसी मामले की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास एक काफी विस्तृत नोट है जो इस पूरे संकट की एक एक परत खोलता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें आखिर रद्द क्यों हुई। इसके पीछे पायलटों की सुरक्षा से जुड़ा वो कौन सा नियम था जिस पर इतना बवाल हुआ, और हमारी सरकार इस पूरे खेल में कहाँ खड़ी थी। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये घटना भारत के पूरे एविएशन सेक्टर का एक तरह से एक्सरे कर देती है। अच्छा, कि इससे सिर्फ एक कंपनी अपने हितों के लिए पूरे देश के यात्रियों को मुश्किल में डाल सकती है। ये सिर्फ कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? इसके पीछे कॉर्पोरेट ताकत, सरकारी लाचारी और बाजार पर कब्जे की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले उस मंजर को समझते हैं जो एयरपोर्ट्स पर था। ये कोई घंटे 2 घंटे की देरी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, हर बड़े एयरपोर्ट पर लोग 10-15 कम से कम 20-20 घंटे तक। हाँ, 20-20 घंटे तक जमीन पर बैठे इंतजार कर रहे थे। और ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक तरह की लाचारी थी। सोर्स में कुछ किस्सों का जिक्र है जो दिल दहला देते हैं। जैसे? एक दूल्हा दुल्हन अपने ही वेडिंग रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। सोचिए, उन्हें वीडियो कॉल पर ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। अरे बाप रे। एक स्टूडेंट का जरूरी एंट्रेंस एग्जाम छूट गया, जिसके लिए वो शायद सालों से तैयारी कर रहा था। जब लोगों ने अपनी परेशानी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें, तब जाकर देश को समझ में आया कि ये मामला कितना गंभीर है। ये तो मानवीय पहलू हुआ, लेकिन आंकड़े इस कहानी को और भी भयानक बना देते हैं। बिल्कुल। सिर्फ 4 दिनों में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1000 से ज्यादा? हाँ, 4 दिसंबर को देश भर में इंडिगो की 550 फ्लाइट्स रद्द हुई। अगले दिन 5 दिसंबर को अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से 525 उड़ानें रद्द कर दी गईं। अकेले दिल्ली से? जी। मुंबई में 104, बेंगलुरु में 102। ये किसी भी एयरलाइन के लिए एक बहुत बहुत बड़ा ऑपरेशनल फेलियर है। और इसका असर तो फिर सिर्फ इंडिगो के यात्रियों पर नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही इतनी सारी फ्लाइट्स रद्द हुई, बची हुई सीटों के लिए एक तरह से मारामारी मच गई। मतलब दूसरी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाया? जाहिर है, अचानक मांग बढ़ने से दूसरी एयरलाइंस के किराए में 40% से लेकर 500% तक? 500% तक का उछाल आ गया। यानी जो टिकट 5000 का था, वो 25,000 का बिक रहा था। कमाल है। जिसे किसी इमरजेंसी में सफर करना था, उसकी तो जेब कट गई। ये एक तरह से पूरे सिस्टम का फेलियर था, जिसकी कीमत आम आदमी चुका रहा था। ये आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। साफ है कि एयरपोर्ट पे पूरा केओस था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी प्रोफेशनल मानी जाने वाली एयरलाइन के साथ ऐसा हुआ कैसे? इंडिगो ने तो सफाई में कहा कि मौसम खराब था, कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी। क्या यही सच था? नहीं, वो तो सिर्फ बहाने थे। इस संकट की असली जड़ कहीं और थी। कहाँ? इसके केंद्र में थे DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बनाए नए नियम। DGCA, जो भारत में हवाई सुरक्षा के सारे नियम कानून बनाती हैं? बिल्कुल। और इन नए नियमों का नाम था FDTL। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। FDTL, इसका मतलब क्या है और इसका इस संकट से क्या लेना देना? देखिए, FDTL का सीधा सा मकसद है पायलटों को थकान से बचाना। हवाई जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। इसमें जरा सी चूक सैकड़ों जाने ले सकती है। थका हुआ पायलट एक उड़ते हुए बम की तरह है। तो ये नियम पायलटों के काम के घंटे कम करके उन्हें ज्यादा आराम देने के लिए बनाए गए थे। ये सीधे सीधे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। और पायलट संगठन तो सालों से इन नियमों की मांग कर रहे थे, है ना? मैंने पढ़ा है कि काम का दबाव बहुत ज्यादा था। सालों से। सोर्स में अगस्त 2023 के एक बेहद दुखद मामले का जिक्र है। क्या हुआ था? इंडिगो के एक पायलट कैप्टन मनोज बाला सुब्रमण्यम नागपुर एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटी के लिए आए और बोर्डिंग गेट पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।
वजह थी थकान और दिल का दौरा। ये तो बहुत दुखद है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और FDTL नियमों की जरूरत को और पुख्ता कर दिया था। एक मिनट, तो ये नए नियम थे क्या? मतलब पहले क्या होता था और अब क्या बदलने वाला था? यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, पहले पायलट एक हफ्ते में 60 घंटे तक काम कर सकते थे। 60 घंटे? जी। नए नियम इसे घटाकर 48 घंटे कर रहे थे। अच्छा। सबसे बड़ा बदलाव था रात की उड़ानों को लेकर। पहले रात भर की उड़ान के बाद पायलट को सिर्फ 12 घंटे का आराम मिलता था। नए नियम इसे बढ़ाकर कम से कम 24 घंटे कर रहे थे। 2 गुना। हाँ, साथ ही 1 महीने में पायलट सिर्फ 8 रात की लैंडिंग कर सकते थे। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़े बदलाव थे। इसका मतलब एयरलाइंस को अपना पूरा रोस्टर बदलना पड़ता? सिर्फ रोस्टर नहीं, उन्हें और लोगों को काम पर रखना पड़ता। कितने? अनुमान था कि इन नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइंस को 15 से 25% ज्यादा पायलट और क्रू मेंबर भर्ती करने पड़ते। और यहीं पर इंडिगो से चूक हुई। सोर्स के मुताबिक पायलट संगठन का आरोप है कि इंडिगो ने नए लोगों को भर्ती करने के बजाय एक तरह से हायरिंग पर रोक लगा दी थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, जब पायलटों ने नए नियमों के तहत आराम लेना शुरू किया तो इंडिगो के पास उड़ानें ऑपरेट करने के लिए पायलट ही कम पड़ गए। तो ये तो साफ है कि इंडिगो इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जो रेगुलेटर है, DGCA और सरकार, वो क्या कर रहे थे? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? यहाँ से ये मामला और भी दिलचस्प और थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? DGCA ने जनवरी 2024 में ही सभी एयरलाइंस को बता दिया था कि नए FDTL नियम 1 जून 2024 से लागू हो जाएंगे। मतलब उन्हें तैयारी के लिए करीब 5 महीने का वक्त दिया गया था। हाँ, 5 महीने काफी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन एयरलाइंस ने और समय की मांग की। उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी इतने पायलट भर्ती नहीं कर सकते। तब DGCA ने क्या किया? तब DGCA ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कैप्टन मनोज बाला सुब्रमण्यम की मौत का हवाला देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और नियम लागू होंगे। सही है। लेकिन फिर सिर्फ 12 दिनों के अंदर मार्च 2024 में DGCA अपने ही फैसले से पलट गया। क्या? और इन नियमों को टाल दिया। 1 मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। DGCA ने पहले पायलट की मौत का हवाला दिया, नियम लागू करने पर जोर दिया और फिर 12 दिन में ही पलट गए। ये तो बहुत अजीब है। क्या सोर्स बताता है कि इन 12 दिनों में ऐसा क्या हुआ? सोर्स सीधे तौर पर तो नहीं कहता, लेकिन इशारा साफ है कि एयरलाइंस का दबाव काम कर गया। अच्छा। और अब देखिए, दिसंबर के इस संकट के दौरान क्या हुआ। जब हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे थे तो इंडिगो ने इसी असुविधा का बहाना बनाकर सरकार और DGCA से नियमों में ढील की मांग की। और DGCA मान गया? फिर झुक गया। उन्होंने पायलटों के आराम से जुड़े कुछ सबसे जरूरी प्रावधानों को अस्थायी रूप से वापस ले लिया। कमाल है। मतलब कंपनी अपनी तैयारी न करने की वजह से संकट पैदा करे और फिर उसी संकट का हवाला देकर नियम बदलवा ले। बिल्कुल। इस दौरान सरकार का क्या रुख रहा? मैंने देखा था कि एविएशन मिनिस्टर कंट्रोल रूम की तस्वीरें ट्वीट कर रहे थे। हाँ, वो तस्वीरें काफी चर्चा में थीं। सोर्स के मुताबिक जिसे वॉर रूम कहा जा रहा था, वो असल में कुछ कुर्सी टेबल वाला एक मामूली दफ्तर लग रहा था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे राज्य मंत्री ने तो इस पूरे संकट पर एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। और एक्शन? इंडिगो पर कोई एक्शन लिया गया? सरकार ने इंडिगो पर कोई सख्त एक्शन लेने के बजाय पायलटों से सहयोग करने की अपील की। यानी जो नियम उनकी सुरक्षा के लिए बने थे उन्हें ही तोड़ने के लिए कहा गया। एक तरह से हाँ। यह मामला और भी गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये संकट सिर्फ एक एयरलाइन की नाकामी या सरकारी लापरवाही का नहीं है। नहीं, ये भारतीय बाजार की एक बहुत बड़ी और खतरनाक सच्चाई को उजागर करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज की तारीख में भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का मार्केट शेयर 60% है। 60%? और अगर इसमें हम टाटा ग्रुप, जिसमें एयर इंडिया और विस्तारा आते हैं, उसको भी जोड़ दें तो ये दोनों मिलकर भारत के 92% हवाई यातायात को कंट्रोल करते हैं। 92%? मतलब अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो मेरे पास असल में सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। मोटे तौर पर हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि वे जो चाहें वो कीमत वसूल कर सकते हैं और जैसी चाहें वैसी सर्विस दे सकते हैं। इसी को डुओपोली कहते हैं, मतलब बाजार पर सिर्फ 2 कंपनियों का कब्जा। जब बाजार में कंपटीशन खत्म हो जाता है तो कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। वो सरकार पर नीतियां बदलने के लिए दबाव बना सकती हैं, जैसा हमने FDTL नियमों के मामले में देखा। इसकी तुलना अगर हम दूसरे देशों से करें, अमेरिका से कीजिए, जहां 50 से ज्यादा एयरलाइन कंपनियां हैं।
वहाँ कंपटीशन की वजह से यात्रियों को बेहतर सेवा और बेहतर कीमतें मिलती हैं। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति बनी कैसे? पहले तो और भी एयरलाइंस थीं जैसे किंगफिशर, जेट एयरवेज। और यही इस कहानी का जरूरी संदर्भ है। किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों का डूबना भारतीय एविएशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सही बात है। उनके बाजार से हटने की वजह से जो खाली जगह बनी उसे इंडिगो और टाटा ने भर दिया। धीरे धीरे बाजार कुछ ही बड़े खिलाड़ियों के हाथ में सिमटता गया। और जब सत्ता कुछ ही हाथों में होती है तो वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा सोर्स इस एकाधिकार को राजनीतिक चंदे से भी जोड़ता है। उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, और वो आंकड़े इस कहानी को एक नया आयाम देते हैं। सोर्स के मुताबिक इंडिगो के प्रमोटर ने चुनावी बॉन्ड के जरिए विभिन्न राजनीतिक दलों को 56 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 56 करोड़? इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 31 करोड़ रुपए सत्तारूढ़ दल बीजेपी को मिला। तो क्या सोर्स ये इशारा कर रहा है कि 31 करोड़ का चंदा एक तरह का पॉलिसी इंश्योरेंस था कि जब मुश्किल का वक्त आएगा तो नियम आपके हिसाब से मोड़ दिए जाएंगे? देखिए, सोर्स सीधे तौर पे ये आरोप नहीं लगाता, लेकिन इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर वो पाठक को खुद सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ एक कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही और दूसरी तरफ वही कंपनी सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी डोनर में से एक है। और फिर नियामक संस्था उसी कंपनी के पक्ष में झुकती हुई दिखती है। तो ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रिश्ता है? ये सवाल तो उठता ही है। इसी सोर्स में उड़ान योजना का भी जिक्र है। सरकार की वो बड़ी स्कीम छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने की। हाँ, उड़े देश का आम नागरिक। उसकी आलोचना क्यों की गई है? आलोचना इस बात पर है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। एक तरफ सरकार ने सैकड़ों करोड़ खर्च करके छोटे शहरों में एयरपोर्ट तो बना दिए, लेकिन सोर्स बताता है कि उनमें से 15 एयरपोर्ट आज पूरी तरह से बंद पड़े हैं। 15 एयरपोर्ट? हाँ, शिमला, कुशीनगर और उत्तर प्रदेश के 6 एयरपोर्ट पर कोई उड़ान नहीं है। तो ये तो संसाधनों की बर्बादी हुई। यही सवाल सोर्स उठाता है कि क्या ये बर्बादी नहीं है जो सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए की गई, जबकि दूसरी तरफ एविएशन का जो मुख्य सिस्टम है वो इतना नाजुक है कि एक कंपनी उसे अपनी मर्जी से हिला सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि एक एयरलाइन ने पायलटों की सुरक्षा के लिए बने जरूरी नियमों को लागू करने में देरी की। जब नियम लागू होने की बारी आई तो कथित तौर पर एक संकट खड़ा कर दिया गया। यात्री परेशान हुए, एयरपोर्ट पे हाहाकार मचा। और फिर उसी परेशानी का हवाला देकर सरकार से नियम वापस लेने का दबाव बनाया गया और सरकार उस कंपनी पर जवाबदेही तय करने के बजाय नियमों में ढील देती नजर आई। बिल्कुल। और इस सब के पीछे की बड़ी वजह है बाजार में कंपटीशन का खत्म हो जाना और सत्ता का कुछ ही कंपनियों के हाथों में सिमट जाना। जब ऐसा होता है तो आम नागरिक यानी हम और आप, चाहे उपभोक्ता हों या यात्री, सबसे ज्यादा लाचार महसूस करते हैं। ये बहुत सही है। इस घटना ने हवाई यात्रा करने वाले उस शहरी मध्यम वर्ग को भी अपनी लाचारी का एहसास करा दिया जो शायद अब तक खुद को इस व्यवस्था की परेशानियों से थोड़ा सुरक्षित समझता था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? अगर देश के एविएशन सेक्टर का ये हाल है, जहां बाजार पर सिर्फ 2 कंपनियों का कब्जा है, तो क्या टेलीकॉम, रिटेल, पोर्ट्स और पावर जैसे दूसरे जरूरी सेक्टर भी इसी राह पर तो नहीं है? अच्छा सवाल है। क्या वहां भी हम एक ऐसी ही डुओपोली या मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कुछ ही कंपनियों का दबदबा हम सबकी जिंदगी और जेब पर भारी पड़ने वाला है?